हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने एक सजेशन रखा था कि अगर आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के मौर्य साम्राज्य से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो काफ़ी अधिक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर आप मौर्य साम्राज्य के भी नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, जो ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स है काफ़ी अधिक सेलेक्टेड नोट्स हैं। लास्ट 2-3 वर्षों की अगर मैं बात करूँ, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जिनमें भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इन नोट्स से बाहर नहीं गया है। तो अगर ये नोट्स आपको याद हैं कंटेस्टली, तो ये आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट देंगे आपके एग्जाम में भी। और अगर आप चाहें तो इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा था? 322 बीसी से लगाकर 185 बीसी तक। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल रहा था 322 बीसी से लगाकर 298 बीसी तक। देखिए, ये टोटल 15 पेज की पीडीएफ है। मैं आपको हर एक पेज एक मिनट में रीड करके बताऊंगा। तो आपको सारा वीडियो एक स्टोरी के रूप में लेना है और हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो हर लाइन को भी ध्यान रखना है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसापण में खरीदा था। उसे तक्षशिला में प्रशिक्षित किया गया था तथा बाद में दोनों ने मिलकर मगध के राजा गणानंद को मार दिया था तथा मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंट्रोकोटस बताया है। कालांतर में विलियम जोन्स ने भी बताया था कि सेंट्रोकोटस व चंद्रगुप्त मौर्य एक ही हैं। तो ये फैक्ट आपको सारे ध्यान रखने हैं। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है और पुष्टि किसने की है कि सेंट्रोकोटस और चंद्रगुप्त दोनों एक ही थे? तो विलियम जोन्स। यूनानी लेखक जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना बताता है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होते हैं। 305 बीसी में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने उसे हराकर संधि कर ली थी। एपियानस ने इस युद्ध व संधि का वर्णन किया है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, एपियानस का। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी तथा उसे 4 क्षेत्र उपहार में दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 क्षेत्र उपहार में दिए थे सेल्यूकस ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसकी बेटी का नाम क्या था? हेलेना। और जो ये युद्ध हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसके बारे में वर्णन कौन करता है? एपियानस। कब हुआ था? 305 बीसी में। तो देखिए, 4 क्षेत्र कौन कौन से दिए थे? हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान। इनके आप ये नाम ध्यान रखिएगा। एरिया, ये था हेरात। अराकोसिया, कंधार। पेरी पेमिसदई, काबुल। और जेट्रोसिया, बलूचिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। चंद्रगुप्त जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चला गया था तथा वहां पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संथारा या फिर सल्लेखना के माध्यम से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो लास्ट बार रीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना था। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। अन्य यूनानी लेखकों की पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। और देखिए, जो एक व्यक्ति था एरियन ने इंडिका का संकलन किया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते फिर बिंदुसार का शासन रहा था 298 बीसी से 273 या फिर कहीं पर 272 भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रो चेटस बताया है। अमित्रगात, ये आप ध्यान रखिएगा।
एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अमित्रघात किसकी उपाधि है, तो बिंदुसार की। और किन लेखकों के द्वारा दी गई, यूनानी लेखकों के द्वारा। ब्राह्मण ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार, और जैन ग्रंथों में इसे सीएस सेन की उपाधि दी गई है। इसने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मौर्य शासक ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, तो किसने दिया था, बिंदुसार ने। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत को भी जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिन्हें एक बार अशोक ने तथा दूसरी बार सुसीम ने उसे दबाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुए, तो 2 बार। फर्स्ट बार अशोक ने दबाया, सेकंड बार किसने दबाया, सुसीम ने। नेपाल में खस जनजाति का विद्रोह हुआ, जिसे अशोक ने दबाया था। फिर यहां पर इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। किन के अनुसार, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, और सीरिया के राजा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, एंटीयोकस से। तो ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी है, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। तो देखिए, सीरिया के राजा एंटीयोकस ने 2 वस्तुएं तो भेजी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। तो ये 2 विदेशी राजदूत कौन है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डाइमेकस और डायोनीसियस। तो डाइमेकस कहाँ से आया था, सीरिया से आया था। सीरिया का राजा कौन था, एंटीयोकस। और डायोनीसियस ये मिस्र से आया था। मिस्र का राजा कौन था, टॉलमी फिलाडेल्फस II। और ये आप ध्यान रखिएगा, जो डाइमेकस है ये किसका उत्तराधिकारी था, मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखते हैं अशोक के बारे में। तो देखिए, अशोक का शासनकाल रहा था 273 बीसी से 232 बीसी तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो देखिए, अशोक का विधिवत राज तिलक हुआ था, वो हुआ था 269 बीसी में। इससे पहले 4 वर्षों तक, यानी 273 से 269 बीसी, बीच में गैप आ रहा है 4 वर्ष का। तो इससे पहले 4 वर्षों तक उसका अपने भाइयों के साथ संघर्ष चलता है। तो अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार। माता का नाम भीमा या फिर सुभद्रांगी। तो देखिए, अब अशोक की रानियां कितनी थी, यहाँ पर इनके बारे में विवरण दे रखा है। तो पहली रानी का नाम है कारुवाकी। कारुवाकी का पुत्र था तीवर। इन दोनों का नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक की कौन सी रानी और उसके पुत्र का वर्णन अशोक के अभिलेखों में मिलता है, तो कारुवाकी और तीवर का। और इनको पत्नी तथा पुत्र के नाम से अभिलेखों में इनका वर्णन किया गया है। सेकंड नंबर पर जो अशोक की वाइफ है वो है देवी। ये कहाँ की राजकुमारी थी, विदिशा की राजकुमारी थी। देखिए, जो देवी के पुत्र और पुत्री थे वो थे महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। और इनकी जो तीसरी पत्नी थी वो थी पद्मावती, जिनके पुत्र का नाम था कुणाल। चौथी इनकी वाइफ का नाम था तिष्य रक्षा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, जो ये बिंदुसार है, बिंदुसार किसे अपना शासन सौंपना चाहता था, सुसीम को। ठीक है, सुसीम को सौंपना चाहता था, लेकिन राजा अंत में कौन बनता है, अशोक बनता है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जो मैंने आपको आगे बताया है, कि सुसीम ने तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे उसमें पहला विद्रोह को दबाया था, या फिर जो दूसरा वाला विद्रोह हुआ था वो सुसीम के द्वारा दबाया गया था। अशोक राजा बनने से पहले तक्षशिला
वह अवंती का गवर्नर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक पहले शिवजी भगवान का भक्त था। इसने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी तथा यहाँ पर विजयेश्वर मंदिर बनवाया था। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से। तो थोड़ा बहुत राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। राजतरंगिणी 1150 ईस्वी में लिखी गई थी। यह भारत की पहली विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत की पहली विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हण एक कश्मीरी इतिहासकार था। यह कश्मीर के राजा जयसिंह के दरबार में रहा था। कल्हण कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार में भी रहा था। तो दो राजाओं के दरबार में रहा था कल्हण। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर अशोक का भाई था सुसीम के बेटे निग्रोध को देखकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ। यहाँ पर केवल ये दे रखा है कि किसको देखकर आकर्षित हुआ, अपनाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया, तो फिर निग्रोध का नाम नहीं आएगा। केवल निग्रोध को देखकर वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था। कालांतर में मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में बौद्ध बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके प्रभाव में बना? तो मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में बना था। अशोक क्या बना था? बौद्ध। दीपवंश व महावंश ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान व चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार अशोक उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध बना था। तो देखिए यहाँ पर दो फैक्ट हैं। ऊपर वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि कालांतर में मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव में बौद्ध बना था। और ग्रंथों का नाम आपको ध्यान रखना है कि किन ग्रंथों के अनुसार? तो दीपवंश व महावंश के अनुसार। अगर आपसे दिव्य वदान और चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार पूछे, तब आपको करना है उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध बना था अशोक। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तथा कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। इस युद्ध में कलिंग के 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1.5 लाख लोगों को अशोक ने बंदी बना लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया था तथा उसने जो रणनीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। अब देखिए अशोक के धम्म के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला वाला फैक्ट है ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। धम्म की परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि धम्म की परिभाषा अशोक के कौन से वृहत स्तंभ लेख में मिलती है? तो देखिए धम्म की परिभाषा अशोक के दूसरे वृहत स्तंभ लेख में मिलती है। यहाँ पर एक कोट दे रखी है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धम्म एक नैतिक आचार संहिता थी। इसने सभी धर्मों की गुणात्मक बातों को समावेश किया था। धम्म ने अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की। धम्म महामात्य लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करता था। धम्म महामात्य मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों के परिवारजनों को सांत्वना देता था। अशोक ने स्वयं धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी जिसने वह प्रजा की प्रशासनिक समस्याएं दूर करता था। अशोक की धम्म यात्राएं वर्तमान में प्रशासनिक जो गांव का प्रशासन है, प्रशासन गांव के संघ कार्यक्रम का प्रारंभिक रूप थी। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में प्रचारक भेजे थे। अशोक का धम्म न तो कोई नया धर्म था और न ही बौद्ध धर्म था, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं है। भगवान बुद्ध की इसमें शिक्षाओं का भी उल्लेख नहीं है। धम्म में बौद्ध संघों का भी वर्णन नहीं है।
बौद्धों के निर्वाण के स्थान पर अशोक स्वर्ग का वर्णन करता है। तो देखिए धम्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। आगे यहाँ पर देखते हैं, रोमिला थापर के अनुसार अशोक ने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए धम्म प्रारंभ किया था। तो किनके अनुसार? रोमिला थापर के अनुसार। वैसे भी अशोक एक उदारवादी शासक था। उसने अपनी प्रजा के नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण के लिए धम्म की अवधारणा दी। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर अभिलेख लगवाए। तो अब देखिए ये काफी अधिक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होते हैं अशोक के अभिलेखों से संबंधित। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपको थोड़ा सा कष्ट करना है कि आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ये दे रखा है 51 ये लिख के बताएं, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ कि सच में कोई मेहनत करने वाला वीडियो पूरा देखता है और मैं फिर आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँ। अदरवाइज फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर थोड़ा बहुत देखकर छोड़ देते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अशोक के अभिलेख। तो देखिए अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में। और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो अशोक के जो शिलालेख है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृहत शिलालेख के बारे में। जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, वृहत स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वृहत शिलालेख हैं, अशोक के वृहत शिलालेख 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। यानी कोई शिलालेख है तो एक शिलालेख में कितने लेख हैं? 14। ठीक है, तो अशोक के वृहत शिलालेख में शिलालेख कितने? 14 हैं, जो कि हमें 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो 8 अलग अलग स्थान कौन से? स्थानों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कालसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में। एरीगुडी कहाँ पर है? कर्नाटक। धौली और जोगढ़ ये दोनों है उड़ीसा में। तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान होने चाहिए, आठों के आठों नाम। वापस देखते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान, कालसी है उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, एरीगुडी है कर्नाटक में, धौली और जोगढ़ है उड़ीसा में। अब देखिए जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है जो कि पाकिस्तान में है, इनकी लिपि कौन सी है? इनकी लिपि है खरोष्टी लिपि। अब यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, पृथक कलिंग प्रज्ञापन अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में। देखिए जो भी शिलालेख थे, जो 13वां शिलालेख था, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, लेकिन धौली व जोगढ़ अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं है। देखिए धौली और जोगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और वहां पर जो शिलालेख लगाए गए हैं उनमें जो ये 13वां वृहत शिलालेख है कलिंग युद्ध का जिसमें वर्णन मिलता है वो नहीं है धौली और जोगढ़ अभिलेख में। ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहां पर लेख संख्या 11, 12 और 13 को हटा दिया गया है तथा उनके स्थान पर 2 अन्य लेख जोड़े गए हैं, जिनमें अशोक अपनी प्रजा को संतान के सम्मान बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अशोक अपनी प्रजा को संतान बताता है, कहां से प्राप्त हुए अभिलेखों में? तो जोगढ़ और जो यहां पर ऊपर दे रखा है जोगढ़ और धौली, जो कि हमें उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अभिलेख हटाए गए? 11, 12 और 13। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होने चाहिए। अतः इन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। अब लघु शिलालेख देखते हैं। वृहत शिलालेख हमने देख लिए। शिलालेख कितने? 14। कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। तो देखिए लघु शिलालेख, इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 3 तो कर्नाटक में ही है,
मास्की, नेटूर और उडेगुलम। गुर्जरा कहाँ पर है? गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो ये चारों लघु शिलालेख है, इन चारों अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किन अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? मास्की, नेटूर, उडेगुलम, गुर्जरा। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक की उपाधि मिलती है देवानाम प्रियदर्शी। अब देखिए ये भी शिलालेख ही है, लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में, ये सारे कर्नाटक में ही है। सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर, नाम आपको याद होने चाहिए। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर, इन 3 अभिलेखों में धम्म का सारांश दिया गया है, इसलिए इन्हें द्वितीय लघु शिलालेख कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि धम्म का सारांश किन अभिलेखों से मिलता है? तो जो हमें मिले ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर से, उनमें तीनों कर्नाटक में है। और एक अभिलेख लघु शिलालेख कहां से मिला है? भाबरू, जो कि राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं वृहत स्तंभ लेख के बारे में। वृहत स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है तथा 6 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। तो देखिए 6 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। पहला स्थान कौन सा है? प्रयाग। तो देखिए इस प्रकार है कुछ, जो प्रयाग में अशोक का स्तंभ लेख लगाया गया है वो देखिए इस प्रकार है। और वैसे तो इन स्तंभ लेखों में यहाँ पर ऊपर दे रखा है 7 स्तंभ लेख हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसा स्तंभ लेख है जहां पर 7 लेख मिले, बाकी सभी में केवल 6 लेख ही मिले हैं। तो जो प्रयाग वाला है उसमें भी केवल 6 लेख मिले हैं अशोक से संबंधित। फिर उसके बाद में नीचे क्या, किसका वर्णन है? रानी का लेख, कारुबाकी का और पुत्र तिवर का। उसके नीचे है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, फिर बीरबल का लेख है, सबसे नीचे है जहांगीर का लेख। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। तो एक स्थान हमने डिस्कस कर लिया है प्रयाग, आगे देखते हैं। इसके संबंध में कुछ दे रखा है यहाँ पर। अशोक ने यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में लगवाया था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद यानी प्रयाग के किले में लगवा दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो ये टोपरा हरियाणा से जो हमें अशोक का अभिलेख मिला है, इसमें 7 लेख मिले हैं। एकमात्र इसी अभिलेख पर 7 लेख दिखाई देते हैं, अन्य सभी लेखों में 6 लेख ही मिलते हैं। इस 7वें लेख में जैन तथा आजीविक संप्रदाय की बात की गई है। इस अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली में लगवा दिया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली टोपरा अभिलेख कहा जाता है। तो सेकंड स्थान हमने डिस्कस कर लिया है, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है, टोपरा वाला। थर्ड स्थान कौन सा है? थर्ड स्थान है मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवा दिया था, अतः इसे भी क्या कहा जाता है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। और कहाँ पर मिले हैं? चौथा स्थान है रामपुरवा, बिहार, तीनों बिहार में ही है, लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़। तो ये चारों स्थान आपको ध्यान रखना है। प्रथम कौन सा है? प्रयाग, दूसरा कौन सा है? टोपरा वाला, और तीसरा अभी हमने देखा था ये मेरठ वाला, चौथा है रामपुरवा, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है वृहत स्तंभ लेख के बारे में। 6 स्थानों से मिले हैं, लेख कितने? 7 लेख होते हैं इनमें, लेकिन केवल एक ही ऐसा स्तंभ लेख है जहां से हमें केवल 7 लेख मिले हैं, बाकी सभी में हमें 6 ही लेख मिले हैं। तो 7 लेख किस में मिले हैं? एकमात्र टोपरा अभिलेख में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगे देखते फिर। अब हम देखते हैं लघु स्तंभ लेख। इन अभिलेखों में अशोक की राजकीय घोषणाएं मिलती हैं, सांची और सारनाथ में, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इन दोनों अभिलेखों में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को धमकी देता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि अशोक किन अभिलेखों में बौद्ध भिक्षुओं को धमकी देता है? सांची और सारनाथ, ये दोनों किस प्रकार के लेख हैं? तो लघु स्तंभ लेख हैं, यानी कोई स्तंभ है, स्तंभ पर लिखे हुए लेख। और देखिए रुमनदेई, जो कि नेपाल में है, वहां पर भी अशोक का लघु स्तंभ लेख मिला है।
यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। यह अशोक की आर्थिक नीति की जानकारी देता है। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय यहाँ के लोगों का कर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। और अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा कब की थी, मैंने आपको आगे बताया था। तो देखिए, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी अपने शासन के, जब इसका राज तिलक हुआ था, राज तिलक के 20 वर्ष बाद। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि 10वें वर्ष अशोक ने किस स्थान की यात्रा की थी। देखिए, फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आपको ये याद करने होंगे। अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर फैक्ट बताने का भी कोई मतलब नहीं है। गुहा लेख लास्ट है। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं बनवाई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो देखिए कौन कौन सी ये गुफाएं हैं। कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी और सुदामा। आगे देखते हैं यहाँ पर। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफिन थैलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, प्राकृत है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान में होने चाहिए। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। 4 लिपि कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। ग्रीक यानी यूनानी, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए, अरेमाइक लिपि के अभिलेख कौन कौन से? अशोक के तक्षशिला का और लगमान का। अशोक का द्विभाषी अभिलेख जिसका नाम है सर ए कुना, जो कि हमें कंधार से मिला है। इसमें ग्रीक व ब्राह्मी दोनों लिपि हमें मिली हैं। इस अभिलेख में, किस अभिलेख में? सर ए कुना में। इस अभिलेख में अशोक कहता है कि धम्म के कारण शिकारियों ने शिकार करना बंद कर दिया है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक एक नगर की स्थापना की थी। और देखिए, इसकी अशोक की एक पुत्री भी थी, चारुमती। चारुमती ने भी एक नगर बसाया था नेपाल में, जिसका नाम शायद देवपाटन था। तो यहाँ पर ये दे रखा है। इसकी बेटी चारुमती ने नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया था। तो ललित पाटन बसाया था अशोक ने, और इसकी बेटी चारुमती ने देवपाटन। अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का जो साम्राज्य है वो 2 भागों में बट गया था। संप्रति पूर्वी भाग, दशरथ पश्चिमी भाग। संप्रति किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म। और दशरथ आजीवक संप्रदाय को। दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि, देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए कौन सी पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में कौन सी गुफा बनाई? तो लोमस ऋषि की गुफा बनाई। और एक गुफा और बनाई नागार्जुन की पहाड़ियों में, गोपिका गुफा। दशरथ ने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि अशोक के अलावा किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? तो दशरथ ने। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदत्त था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित से। ये लास्ट वाला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बारे में कौन वर्णन करता है? बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में बाण भट्ट करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है और अगर आप एंड तक आए हैं तो आप को काफी मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप अपनी स्टडी को लेकर ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के जरूर बताएं कि सर हमने पूरा वीडियो देखा है। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा लगता है कि हमें वीडियो प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि आप उनका बेनिफिट ले सकें। और ये सिलेक्टेड नोट से निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में हेल्प देंगे। अगर आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। देखिए, मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो फिर आपको उसका फल भी मिलेगा। और ऐसा कभी हुए नहीं है कि किसी ने मेहनत की है और उसको उसका फल नहीं मिला है। हमेशा मेहनत करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।